आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। राइट। तो बेटा हेडिंग आप लिखना, मतलब एक पोर्शन खत्म हो गया, मतलब एक सेगमेंट खत्म हो गया। नेक्स्ट सेगमेंट है इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अलग से आप ऐसे लिख देना, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अभी मोशन के बारे में हम डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने मोशन के छोटे छोटे एलिमेंट के ऊपर डिस्कशन कर दिया। बट ये इक्वेशन ऑफ मोशन तभी फिजिबल है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। ठीक है, फॉर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे हमको डिटेल में इनकी स्टडी करनी है। और इसको एनालाइज करने के लिए कई डिफरेंट मेथड्स होते हैं। ग्राफिकली आप पढ़ सकते हो, और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फॉर्मेट से भी आप पढ़ सकते हो। तो बेसिकली इसको जो मैं पढ़ाऊंगा वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के हेल्प से ही मैं पढ़ाऊंगा। और जिनको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आता है वो यहाँ पे समझ लेंगे, तो उनको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, हेडिंग आप लिख लेना बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशन। हेडिंग लिख दिया। अब इसमें आप एक डायग्राम बनाएं। जैसे जब किसी भी मोशन के बारे में मैं डिटेल में आपको समझा रहा हूँगा, तो उसमें कई रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, वो मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लो कोई एक कार है। ठीक है, कार की जो स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी होती है, स्पीड नहीं, वेलोसिटी, उसको हम वी से यू से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। यू इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार। कुछ टाइम के बाद जो भी उसके पास वेलोसिटी होती है, दैट इज नोन एज वी। वी इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। ठीक है। अब जो भी मोशन हो रहा है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन या वेरिएबल एक्सेलरेशन, बताइए। कांस्टेंट। कांस्टेंट। if the acceleration is constant, then car is moving with the fixed acceleration, right? And that acceleration must be equal to the constant acceleration. तो means a is equals to constant। a हमेशा constant होता है। अब मैं आपसे पूछूं, जैसे आपका जो जन्म हुआ था, जिस प्लेस पे हुआ था, वो constant है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। दैट इज वाई इनिशियल स्पीड ऑफ द कार इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर किसी भी जर्नी के बारे में बात कर रहे हो तो उसकी जो शुरुआत में स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है। राइट। अब u कांस्टेंट हो गया, a कांस्टेंट हो गया, लेकिन आपका जब जन्म हो गया उसके बाद जो आपकी पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट बन रही है, वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल, बताइए। वेरिएबल। वेरिएबल। ठीक है, वो क्या है? वेरिएबल। अब इसको इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने में जितना भी समय लगा, है ना, मतलब ये जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे? इनिशियल पॉइंट। इसको मैं क्या बोलूंगा? फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट। तो अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाओगे तो कुछ तो समय लगेगा ना। दैट इज यस रिप्रेजेंट सर। टी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई टी। व्हाट इज टी? टी इज टाइम, या टाइम फिर इंटरवल। टाइम इंटरवल। टी इज टाइम इंटरवल, है ना, इंटरवल। राइट। अब ये जो टाइम इंटरवल है, ये कांस्टेंट होता है या वेरिएबल होता है? टाइम फिक्स रहता है, चेंज होता रहता है? सो फिक्स रहता है अच्छा। अकॉर्डिंग टू द पोजीशन, मतलब हाँ फिर वेरिएबल ही हुआ। बेटा अभी समय क्या रुका है? समय रुकता है कभी? नहीं सर। इज ऑलवेज वेरिएबल। वेरी अब इसी को बोलते हैं इनपुट वेरिएबल। इसको क्या बोलते हैं? इनपुट इनपुट। वेरिएबल। सारी चीजें टाइम के अकॉर्डिंग देखी जाती है, चीजों के अकॉर्डिंग टाइम नहीं देखते, है ना। टाइम चेंज होगा तो चीजें बदल जाएंगी, चीजें बदल जाए डजंट मीन टाइम चेंज हो गया। राइट। टाइम इज ऑलवेज इनपुट वेरिएबल, ये भी एक तरीके का वेरिएबल है। लेकिन जब आप एक जगह से आप दूसरी जगह पे जाते हो तो कुछ लोकेशन चेंज होता है ना। यहाँ से आप अगर यहाँ तक जाओगे तो इनके बीच में जो भी वेरिएशंस आते हैं उसको डिस्टेंस बोलते हैं या डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? राइट। डिस्प्लेसमेंट। Sometime displacement is represented by delta r, right? But sometime it also represented by delta x, right? तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैं आपको समझाऊंगा, वन बाय वन करके दिखाऊंगा। अभी जस्ट आप डिस्प्लेसमेंट आप लिख लो, बट उसके बारे में समझाऊंगा। तो जब मैं आपको इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में कुछ भी समझा रहा हूँ तब उस केस में इतने ही पैरामीटर हैं जो यूटिलाइज होते हैं, है ना। डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसको आप समझो, इनका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। समझ लो कोई एक कार है, कार स्टार्टिंग में यहाँ पे था। ठीक है। तो बेटा भी हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मोशन इन। स्ट्रेट लाइन। तो सारी चीजें एक्स में डील होंगी, वाई जेड में डील नहीं होंगी। मोशन इन टू डायमेंशन करेंगे तो उसमें एक्स वाई दोनों आएगा। तो आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से
अभी इसकी जो लोकेशन है इसको हमने बोला एक्स इनिशियल, क्या बोला, एक्स इनिशियल। और जो दूसरी कार है उसकी जो पोजीशन हो गई वो क्या होगी, एक्स फाइनल, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट में आपको चाहिए होता है दैट इज डेल्टा आर, बट डेल्टा आर को अभी यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, चेंज इन पोजीशन इज ऑलवेज इक्वल टू द फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, राइट। अगर स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन पे आ जाएगा तो आप मेरे को बताओ, क्या आपका एक्स इनिशियल जीरो हो जाएगा कि नहीं। यस सर। और जो एक्स फाइनल है ना उसको सिंपली एक्स के फॉर्म में लिखा जाएगा, किस फॉर्म में, एक्स के फॉर्म में। यस सर। अब आप बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा। नाउ डिस्प्लेसमेंट एक्स फाइनली हो जाएगा। डेल्टा एक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, ये याद रखना। तो ज्यादातर टाइम में मैं यही काम करूंगा कि जो डेल्टा एक्स है उसको मैं एक्स से लिख दूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ जाना कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है कार की, जो इनिशियल पॉइंट है वो कहाँ पे लाई कर रही है, ओरिजिन पे लाई कर रही है, राइट। तो ये चीज आप लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। तो डिस्प्लेसमेंट का मामला समझ में आ गया कि नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट के दो ही फार्मूले हैं, पहला फार्मूला डेल्टा एक्स, ये इसका जनरल फार्मूला है। दूसरा है डेल्टा एक्स को मैं कई बार एक्स भी लिख दूंगा, तो आप घबरा मत जाना क्या लिख दिया, राइट। ओके। अब इसका आता है साइन कन्वेंशन, ठीक है। साइन कन्वेंशन, डिस्प्लेसमेंट का साइन आप कैसे निकालोगे, है ना, कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है। तो जैसे मान लो कोई ऐसा एक प्लेन है, ठीक है, ये इनके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का जो भी साइन कन्वेंशन लेना होता है अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। तो अगर आप प्लस एक्स में जा रहे हो, किधर आ रहे हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यस सर। तो ये वाला इस डायरेक्शन में आपका कन्वेंशन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, सो पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक है। और अगर आप वाई में जा रहे हो तो इधर की ओर आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। अगर आप जेड में आ रहे हो इधर वाला आपको कन्वेंशन क्या मिलेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है कि अगर आप वाई में जाते हो, प्लस वाई में जाते हो तो आपको प्लस वाई साइन देना है, ये तो जस्ट वेक्टर का कॉन्सेप्ट हो गया है ना, प्लस वाई एक्सिस। एंड अगर आपको डिस्प्लेसमेंट प्लस जेड में जाना है तो ऐसा प्लस जेड हो गया। ऐसे मान लो कार है, कार इधर जा रही है ऐसे ऐसे, मोशन इन वन डायमेंशन हुआ। कार ऐसे भी जा सकती है, दिस इज ऑल्सो मोशन इन वन डायमेंशन। बॉल को आपने ड्रॉप किया यूं ऐसे नीचे गिरेगा, तो ये भी मोशन इन वन डायमेंशन हुआ कि नहीं हुआ, यस ठीक है। तो वन डायमेंशन तो किसी में भी हो सकता है, एक्स में, वाई में, जेड में, ठीक है। तो उसके लिए आप कंफ्यूज मत होना, डिस्प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई गेस अब आपको चीजें, है ना, क्लियर हो गई होंगी। डिस्टेंस नहीं निकालते हैं भाई, डिस्टेंस नहीं निकालना है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ही निकालनी है। डिस्टेंस निकालने का दूसरा तरीका होता है, वो मैं सिखाऊंगा, क्वेश्चन के थ्रू सिखाऊंगा, डिस्टेंस का कोई फॉर्मूला नहीं होता। ओके सर। लिख दिया, हो गया। सर वो डीपीपी सर एट्थ वाली। हाँ भाई मैं दे दूंगा, मैं मतलब ओ, अभी याद करा थे। ठीक है। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के बारे में पहला पॉइंट ये है कि जो इनिशियल वेलोसिटी होती है ना, जो भी इनिशियल वेलोसिटी है उसको हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे, यू वेक्टर मींस विद साइन, है ना। एंड जो फाइनल वेलोसिटी होती है उसको हम वी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। एंड इसका अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करें, तो इसका साइन कन्वेंशन जस्ट लाइक डिस्प्लेसमेंट, समझे कि नहीं मेरी बात, क्यों कह रहा हूं ऐसा, कोई बता सकता है। इसका साइन कन्वेंशन डिस्प्लेसमेंट के जैसा क्यों होगा, सर बिकॉज वेलोसिटी इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट दैट्स व्हाई। वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू द डी आर बाई डी टी। डी। तो क्या वेलोसिटी पोजीशन के डायरेक्शन की इक्वल होता है क्या, नहीं। वेलोसिटी हमेशा चेंज इन पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर किया जाता है, ठीक है। इसको आप देखिए, फिर मैं एक्सेलरेशन पे आता हूँ। टाइम नहीं बता रहा हूँ, टाइम याद रखना हमेशा, टाइम से कौन मतलब जस्ट टाइम ही होता है। सर तो एक मिनट वेलोसिटी, पीछे वाला दिखाना। जी, दिख रहा है, यस सर, थैंक यू। ओके बेटा।
तो वेलोसिटी में जो भी इनिशियल वेलोसिटी होती है बेटा वो हमेशा कांस्टेंट होती है, दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट, एंड फाइनल वेलोसिटी इज ऑलवेज वेरिएबल। ठीक है, initial velocity is always constant and final velocity is always variable. Now, third point is the acceleration. Acceleration, तो acceleration का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? अगर हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो उसको सिंपली आप ए से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड दैट ए इज इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी, राइट। अगर मैं एवरेज एक्सेलरेशन की बात करूंगा तो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई ए एवरेज एंड विल बी इक्वल टू द डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी। ठीक है, एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले हैं, एंड आप लिखते जाना। जो एक्सेलरेशन होता है ना, इसकी तीन वैल्यूज होती हैं। नंबर वन, व्हेन ए इज इक्वल्स टू जीरो, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। एंड उस केस में क्या होता है कि इनकी जो वेलोसिटी होती है ना वो कांस्टेंट हो जाती है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। नाउ इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो मीन्स एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, तो इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इस केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी बढ़ती है, तो आप क्या बोलते हो? वेक्टर ऑफ v शुड बी ग्रेटर देन वेक्टर ऑफ u, मैग्नीट्यूड की टर्म्स में नहीं भाई, वेलोसिटी की टर्म्स की बात कर रहा हूँ, है ना। वेलोसिटी की टर्म्स में बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड की टर्म में बात नहीं कर रहा हूँ। नाउ थर्ड पॉइंट, इफ a इज लेस देन जीरो देन नॉन यूनिफॉर्म मोशन फिर भी होगा, बट इस केस में फाइनल वेलोसिटी कम हो कम हो जाती रही होगी। है इनिशियल के कंपेयर में, स्पीड की बात नहीं सर कर फिर रहा हूँ। तो रिटार्डेशन नहीं होगी। तो इसी को हम रिटार्डेशन कहते हैं, ओके। है ना। इसी को हम रिटार्डेशन कह रहे होते हैं, या फिर इसी को हम डी एक्सेलरेशन भी कह रहे होते हैं, या फिर इसी को हम रिटार्डेशन कह रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा सिनारियो थर्ड केस, इसी का नाम क्या होता है? रिटार्डेशन। ठीक है, और ये भी केस बड़ा स्पेशल है, इस केस में मोशन यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है। ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कर देना, राइट। आप देखते चलो, ये सब तुमने पढ़ा भी होगा सीबीएसई में, मतलब एक बार वापस से रिवाइज कराया जा रहा है ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। एंड लास्ट पॉइंट इज द साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, अब बताइए, एक्सेलरेशन का साइन कन्वेंशन आप कैसे डिसाइड करोगे, कब प्लस होगा कब माइनस होगा? तो इसमें पहली सर केस, सर मतलब velocity is वेलोसिटी increasing, then acceleration will be पॉजिटिव। when velocity is decreasing, then नेगेटिव। acceleration negative। तो क्या ये वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वेलोसिटी के बढ़ने और घटने के ऊपर डिपेंड कर रहा है? उसके इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, आपके पास फार्मूला है ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, है ना। यहीं से सारी चीजें निकल करके आ रही हैं। आप सोचो, अगर मान लो आपने वेलोसिटी को बढ़ा दिया, तो बताओ चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव, देन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। तो अगर डेल्टा वी कम हो गया तो प्लस होएगा कि माइनस होगा? माइनस होगा, तो एक्सेलरेशन इज क्या हो गया? नेगेटिव, राइट। ये हो गया साइन कन्वेंशन। अब इसकी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं भाई, डायरेक्शन कैसे डिसाइड करोगे? तो बताइए, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? वेलोसिटी। हाँ, इट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है भाई? बताओ भाई, कोई बताओ, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किसके, कैसे पता चलो कि ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है? सर वेलोसिटी की डायरेक्शन पे। बेटा चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन, चेंज, ओके। कल ही तो बताया, किसके ऊपर डिपेंड करता है? चेंज इन वेलोसिटी। देखिए यहाँ पे ना, ए किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी? हाँ जी सर, चेंज वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी। तो ये मैंने हर एक जो भी
एलिमेंट्स हैं, इनके बेसिक्स के बारे में बताया कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, इनके साइन कन्वेंशन क्या होते हैं, कब प्लस होगा कब माइनस होगा। अब हम लोग इनके डेरिवेशन वाले पार्ट पे आते हैं कि कौन कौन से इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं। तो 2 सेकंड लिखना। हाँ, इसको आप लिखते रहिए। हेडिंग आप लिखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है समझना भाई। मैंने आपको बोला कि एक कार है। आपने सीबीएसई में इनका डेरिवेशन पढ़ा था कि नहीं? बताओ भाई। फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, देखो भैया, 1000 में से 10 माइनस करें। बेटा आवाज आ रही कि नहीं? एम आई ऑडिबल? Yes. Recording in progress. बेटा आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. लैपटॉप नहीं। तो इधर यू आ गया, इधर वी आ गया, राइट। अब एक्चुअली इसमें यू एंड वी के बीच में रिलेशन निकालना है, बट एक्सेलरेशन इसकी कांस्टेंट है ना। इफ ए इज कांस्टेंट। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली किसके किसके बीच में रिलेशन को बताता है बताइए। Velocity time relation. तो ये होता है वेलोसिटी, इसको ऐसे बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी वर्सेस टाइम। ठीक है। क्या हिंट आपको पता है? हिंट ये पता है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट है ना। हिंट क्या है आपके पास? एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अब की आइडिया क्या है आपके पास? व्हाट इज की आइडिया? क्या होता है फार्मूला एक्सेलरेशन का? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सर dv/dt। वेरी गुड, डीवी बाई डी। ये हिंट हो गया, ये की आइडिया हो गया, यहीं से चीजें सॉल्व हो जाएंगी। नाउ यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? डीवी इज इक्वल टू ए डी टी। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? नो सर, सर एक सेकंड बस ऊपर दिखा रहा है, 1 सेकंड में देखना है कुछ। अच्छा ठीक है। तो नाउ द की आइडिया इज ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी। नाउ यू विल गेट डीवी इज इक्वल टू ए डी टी। अब यहाँ पे बात आती है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के लिए मैं समझा देना चाहता हूँ, कुछ बच्चे हैं जिनको इंटीग्रेशन नहीं आता। इंटीग्रेशन मीन्स होता है छोटी छोटी चीजों को जोड़ करके बड़ा करना, है ना। छोटी छोटी चीजों को जोड़ करके बड़ा करना, ठीक है। मतलब जो स्मॉल चीजें हैं उसको इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे बड़ी चीजें बन जाएंगी, राइट। तो हमने वेलोसिटी, अब जिसको इंटीग्रेशन नहीं आती वो मेरे को बताओ, ये जो चेंज है ये थोड़ा सा मार्जिनल चेंज है कि इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज है, वेरी स्मॉल चेंज है बताइए। सर इनफाइनाइटली स्मॉल। भाई जिस Infinitely small change. बेटा जिसको नहीं आता वो इंटीग्रेशन नहीं आती उनसे हाँ पूछ लो। हाँ सर, मैं सीखना है थोड़ा सा। बट दिन भर सीखते रहो, कितना एक बार में सीखना नहीं आता तुमसे। ये देखो, अच्छा ठीक। व्हाट इज डीवी? डीवी इज द वेरी स्मॉल, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी। मतलब अगर आप समझ रहे हो तो आप जो बहुत कम वेलोसिटी में चेंज हुआ, क्योंकि टाइम भी तो बहुत कम हुआ ना। देखो टाइम भी डीटी है तो वेलोसिटी भी क्या होगा? डीटी होगा। अब इसको बड़ा चेंज देखना है कि मार्जिनल, मतलब 5 घंटे में देखना है कितना चेंज हुआ। अभी गाड़ी स्टार्ट हुई, आपने 0.001 सेकेंड में देखा कि वेलोसिटी में कितनी चेंज हुई, तो ये स्मॉल चेंज हुआ। मैंने बोला चलो 3-4 मिनट चलने दो, फिर देखते हैं क्या चेंज होता है। तो जब छोटी छोटी चीजों को, है ना, ऐड करके बड़ा बनाना होता है तो उसके लिए एक सिंबल होता है। जैसे अगर मैंने ऐसे लिख दिया जिसका मतलब मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ऐसे बना दिया मतलब डिवाइड करना है। ऐसे बना दिया मतलब ऐड करना है ना। ऐसे बना दिया इसका मतलब इस तरीके से एस यू। इसका मतलब ये हुआ कि छोटी छोटी चीजों को मिला करके एक बहुत बड़ी चीज बना देनी है। तो मैंने यहाँ पे बना दिया और यहाँ पे बना दिया, है ना, इस तरीके से बना दिया सिंबल।
अब ये बात होती है कि भाई कहाँ से कहाँ तक ले जाना चाहते हो, है ना। मतलब जैसे आप किसी चीज को ऐड करते हो तो उसका एक इनिशियल पॉइंट होता है, एक उसका फाइनल पॉइंट होता है। शुरू में कितना था और बाद में कितना हो गया। जैसे मान लो एक आदमी है, वो अपना वेट गेन करना चाहता है, तो अब रोज थोड़ा थोड़ा वेट गेन होता है ना, बट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद तो बहुत ज्यादा वेट गेन होता है। मैंने बोला कि चलो dt टाइम पे उसके पास dm का वेट गेन हो गया, मास गेन हो गया। तो जब मैं इंडिकेट करूंगा कि भाई 5 दिन बाद बताओ कितना मास गेन होगा, तो डेल्टा एम होगा। इवन वो भी बहुत कम होता है। 1 साल के बाद कितना चेंज हुआ, तो बताओ डीएम लिखेंगे कि डेल्टा एम लिखेंगे, डेल्टा एम लिखेंगे। तो ये होता है कि अभी तुम 30 किलो पे थे, फिर 1 साल बाद तुम 35 किलो को हो गए, फिर 1 साल बाद तुम फिर 50 किलो को हो गए। तो इनिशियल लिमिट एंड फाइनल लिमिट हर एक में होता है ना। तो कार जब चली तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है दिस इज यू, और कार की जो फाइनल वेलोसिटी होती है इज वी, राइट। टाइम जहां से आपकी जर्नी शुरू होती है वो जीरो होती है, जहां तक जाती है वो टी हो गई। जीरो से टी तक आपने चेंज किया। इस तरीके से मैंने लिमिट लिख दिया। आई गेस किसी को लिमिट रखने में दिक्कत नहीं आई होगी। अब इंटीग्रेशन मीन्स होता है कि हम इनको जोड़ने वाले हैं, राइट। और लिमिट रखना मतलब कहाँ से कहाँ तक जोड़ने वाले हैं। ये बात समझ में आ गया। अब देखिए कुछ इंटीग्रेशन के रूल होते हैं। कुछ रूल ऐसा होता है, इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है बेटा। जैसे अभी मैंने जो सिंबल मैंने बताया वो इंटीग्रेशन का बनाया। तो इंटीग्रेशन के दो टाइप्स होते हैं। एक बार मैं रिवाइज भी करवा दे रहा हूँ ताकि बाकी बच्चे को भी आ जाए। इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है। एक होता है डेफिनिट, एक होता है इनडेफिनिट, है ना। एक होता है डेफिनिट, दूसरा क्या होता है इनडेफिनिट, ठीक है। डेफिनिट मीन्स क्या होता है, इसमें लिमिट पता होती है। क्या पता होती है, लिमिट पता होती है। और इसमें क्या नहीं पता होता है, लिमिट नहीं पता होता है। इसमें लिमिट पता होता है, इसमें लिमिट नहीं पता होता है। कैसे लिमिट पता होता है, कैसे लिमिट नहीं पता होता है, अब मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा कि आपकी एज अभी 16 साल है, और 20 साल में आपका वेट कितना गेन होगा। अब इसमें कौन सा इंटीग्रेशन आएगा बेटा, डेफिनेट आएगा कि इंटीग्रेशन आएगा या फिर इनडेफिनिट आएगा। इसमें क्या आएगा, डेफिनेट या इनडेफिनिट। बताओ भाई, जो बच्चे जिनको इंटीग्रेशन नहीं आती। अहाना, तामेश। डेफिनेट। डेफिनेट आएगा, है ना, क्योंकि इसमें लिमिट आपको पता है। अगर मैं आपको कहता हूँ कि भाई आपकी एज अभी 16 साल है, लेकिन जब तक आपका आईआईटी नहीं निकल जाता तब तक आपका वेट कितना गेन होगा, ये डेफिनेट है कि इनडेफिनिट है। Indefinite. इनडेफिनेट। अब पता नहीं आपका जेई कब निकलेगा, शायद ना भी निकले, शायद निकल भी जाए 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया। तो क्वेश्चन भी उसी टाइप का होता है। बट इसको हम डेफिनेट की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि मेरे को पता है कि यार 0 से T तक के बीच में निकालना है, ठीक है। तो जब मेरे को डेफिनेट इंटीग्रेशन करना होता है तो उसका एक रूल होता है। रूल क्या होता है, तो देखो, जब कहीं भी आप डीवी देखो, क्या देखो, डीवी, उसको आप ऑटोमेटिकली आप लिख दो डेल्टा वी, है ना। डीवी, या फिर इसको ऐसे बोलो, मतलब मैं इजी वे में समझाना चाहता हूँ। जो भी डीवी होता है ना, डीवी का एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। कैसे बताऊँ यार, मतलब इतनी क्लास में मैंने बताया था। इसको आप ऐसे लिखो, कहीं पे भी डीवी आता है ना, मतलब इस तरीके का, तो उसको आप वी फाइनल माइनस वी इनिशियल आप ऐसे लिख सकते हैं, है ना। ये मैंने क्यों लिख दिया, देखो, डीवी मीन्स होता है चेंज, स्मॉल चेंज, है ना। डीवी मीन्स होता है स्मॉल चेंज, ठीक है। तो जब आप यू से वी तक आप इसको इंडिकेट करोगे, तो अब मार्जिनल चेंज आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मान लो वी की वैल्यू हो गई 100, यू की वैल्यू हो गई 10, तो बताइए डिफरेंस कितने का आया, 90 का आया कि नहीं आया। तो आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं, कहीं पे भी अगर आपको डीवी को इंडिकेट करके, है ना, चेंज आपको निकालना हो, तो आप वी माइनस यू करके आप लिख सकते हो, राइट। अदरवाइज मैं इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन की अलग से आपकी क्लास लूंगा, वहाँ पे और अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो जब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, बाकी बच्चे समझ पा रहे होंगे, उसको मैं v माइनस यू लिख सकता हूँ। अब जब कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट होता है तो हमेशा बाहर आ जाता है। इफ a इज कांस्टेंट, क्वेश्चन दिया है, एक ऐसा है कांस्टेंट है। जब a कांस्टेंट होता है बेटा तो a बाहर हो जाएगा, अंदर बच गया dt, और dt का वही फार्मूला, फाइनल माइनस इनिशियल, t माइनस जीरो। नाउ यू विल गेट अ फॉर्मूला। व्हाट इज फॉर्मूला, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। ये होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो आप इसको इस फॉर्मेट में भी याद रख सकते हैं। इसको याद रखने का दूसरा फॉर्मूला होता है a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। आप इस फॉर्मेट में भी याद रख सकते हैं। ये दोनों फार्मूला आप याद रख सकते हैं। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट यहाँ पे दो हैं, एक u
एंड दूसरा ए। व्हाट इज इनपुट वेरिएबल? सर टाइम। What is input variable? That is time. And what is the output variable? सर वी। What is output variable? That is सर वी final velocity, है ना? तो इतनी सारी बातें बताई मैंने किसके रिगार्डिंग? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के। आई गेस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में किसी को दिक्कत नहीं आ रही यस होगी। हाँ जी सारी सर। चीजें clear cut है? सर वो आपने वो क्या लिखा हुआ है ए के नीचे की आइडिया के ए के नीचे क्या लिखा हुआ है? की आइडिया हाँ ए के नीचे। वन वन भाई वन, क्रॉस सर मल्टीप्लाई करोगे तो वन चाहिए ना। अच्छा अच्छा ठीक है। वन। तामिज भाई समझ में आ रहा है या कहीं फंस रहे हो? ठीक है क्या? सर, ठीक है, समझ आ रहा है। हाँ, आप थोड़ा सा जो बच्चे नहीं है ना, आपका भी कंट्रीब्यूशन चाहिए, क्योंकि अगर आप मुझे गाइड करते रहोगे, बताते रहोगे कहाँ सर, पे एक फंस बार रहे हो तो नोट्स मैं। भेज दूंगा ग्रुप में, मैं रीड कर लूंगा, फिर आप समझाई जाना। किसका नोट्स? जो क्लास में पढ़ा रहा ये हूँ? हाँ जी, नहीं, जो आपने जो पीछे कराया था, ब्रिज ब्रिज वगैरह। कोर्स। ब्रिज हाँ जी, कोर्स उसके नोट्स भेज दो मेरे को। नोट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो, ब्रिज कोर्स की जितनी भी चीजें हैं वो क्लास के बीच में आएगा, उसको मैं रिपीट कराऊंगा, है ना? बट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक स्पेशल टाइप का होता है, तो मैं सारे नोट्स नहीं दूंगा। डिफरेंशिएशन का दे दूंगा, इंटीग्रेशन का दे दूंगा, वेक्टर का दे दूंगा, लॉग का दे दूंगा। ये तीन चार मैं नोट्स आपको दूंगा। एंड सिर्फ नोट्स नहीं दूंगा, नोट्स विथ वीडियो लेक्चर आपको दूंगा, ताकि आप उसको देख करके समझ लें। उसके बाद हम लोग बैठ करके देख लेंगे कि कहाँ पे फंस रहे हो कहाँ पे नहीं। ठीक है? क्यों भाई? आवाज नहीं आ रही क्या? सर अब ठीक है अब ठीक। है ना? किया है? हाँ जी ठीक है। तो इंटीग्रेशन मेथड से क्या है? ग्राफिकल मेथड। सर सर अलजेब्रिक और वो कैलकुलस हो गया हमारा, वो अभी ग्राफिकल मेथड रहता ग्राफिकल तो 9th क्लास में किया हुआ है, मतलब वो कराया नहीं जाता है। चाहिए अब दे जाते क्लास में तो यहाँ पे ऐसा आ गया, राइट? अब इस केस में किसके किसके बीच में रिलेशन चाहिए होता है भाई? डिस्प्लेसमेंट है। और टाइम वेलोसिटी। वर्सेस टाइम। ठीक है? तो अब इसके लिए क्या फाइनल वेलोसिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। राइट? एंड एक्सेलरेशन तो होगा, एक्सेलरेशन ए दैट इज कांस्टेंट, यू इज आल्सो कांस्टेंट। और इसमें दो चीज और आ जाएगी, एक आ जाएगा टाइम, टाइम इज टी, और दूसरा आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज यहाँ पे कंसीडर करेंगे एक्स। एक्स समझ रहे हो ना? एक्स का मतलब क्या हुआ कि हमको डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या मान लेना है? एक्स मान लेना है। और ये तब यूज होगा जब आपका एक्स इनिशियल क्या हो? जीरो, और एक्स फाइनल क्या हो जाए? एक्स हो जाए। तो जो चेंज इन पोजीशन है वही आपका एक्स हो जाता है, जो कि मैं पहले ही आपको समझा दिया हूँ। मेरी बात समझ, कंफ्यूज तो नहीं हो? है ना? और जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम एक्स की तरह कंसीडर करेंगे। नाउ स्टार्ट कैसे करें? ठीक है, स्टार्ट करने के लिए आपके पास पहला एक फॉर्मूला होना चाहिए। पहला फार्मूला आपके पास था कि ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, था कि नहीं? यस सर। फिर इसको मैंने वेरिएबल को सेपरेट किया, डी वी इज इक्वल टू ए डी टी। फिर उसके बाद मैंने इसको इंटीग्रेट किया, डी वी का इंटीग्रेशन, ए डी टी का इंटीग्रेशन। ये गया यू से वी, यू से वी, ये गया जीरो से टी, है ना? तो जब इसको इंटीग्रेट किया तो यहाँ पे आ गया v माइनस यू इज इक्वल टू, ये आ गया a इंटू टी। ये देखो फर्स्ट स्टेप, ये पहला प्रोसेस है ना? यस बट यहाँ से आपको वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन मिला। अब मैं इसके आगे चलता हूँ, इसके आगे आपको क्या करना पड़ेगा इसको आप समझना। अब आपको एक चीज और पता है कि भाई जो वेलोसिटी होती है ना, उसको ऑर्गेनाइज वे में लिखा जाता है, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है? नाउ वेलोसिटी पता है, अब आपको पोजीशन निकालना है, तो उसके जो फार्मूला हो जाता है v इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। वेलोसिटी का यही फार्मूला होता है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सभी लोग इसको हाँ कंसीडर जी करते हैं। नाउ दिस विल बी इक्वल टू द u प्लस
ए डी टी। तो अगर आपको पोजीशन निकालनी है तो उसके लिए वेरिएबल को अगेन सेपरेट करना पड़ेगा। नाउ डी एक्स विल बी इक्वल टू द यू प्लस ए डी टी एंड मल्टीप्लाइड बाय द डी टी। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि ओवरऑल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो आपको पता होना चाहिए। इंटीग्रेट करने के लिए मतलब छोटी छोटी चीजों को जोड़ करके बड़ी बनानी है उनके लिए। ठीक है, तो आप बड़ी कैसे बनाओगे, उसके लिए लिमिट बनानी पड़ेगी। अब लिमिट टाइम अगेन कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से कहाँ तक जाएगा? 0 से T से 0 से T पोजीशन पोजीशन मैंने कहा था x to x नॉट एक्स टू एक्स नॉट मैम ने कराया था। मैं कह रहा हूँ कि अगर शुरू ही जीरो से हो रहा है तो जाएगा कहाँ से तक, एक्स तक। x तक। हाँ ठीक है सर, ये भी ठीक है। अभी हम चेंज कर देंगे यस क्योंकि सर। 99% क्वेश्चन में जीरो से ही शुरू होता है, तो हम क्यों ओके सर, इक्वेशन के हिसाब से फालतू का क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाएं। ठीक है सर। नाउ यू कैन राइट डी एक्स इन फॉर्म ऑफ द एक्स माइनस जीरो, चेंज हो गया ना, एक्स माइनस जीरो, राइट। एंड दिस विल बी इक्वल टू, देखो जब दो चीज इंटीग्रेशन में होती है ना, इसको dt से मल्टीप्लाई तो सर डिफरेंट करते हैं। तो दोनों को हम दो बार में लिख देते हैं, है ना। एक ऐसे लिखेंगे जीरो सिटी यू के लिए, और एक बार ऐसे लिखेंगे जीरो सिटी, है ना, एडी के लिए। अब बेटा बताओ, जो यू है वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल? कांस्टेंट। फिर कांस्टेंट। और जो अंदर वाला dt है वो एज इट इज बच जाएगा, यस और नो। सिमिलरली यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन बाहर आ गया, अंदर यहाँ पे t बच जाएगा और इसको हमने लिख देंगे ऐसा dt कर देंगे। अब इसको सॉल्व करना है, तो आप मेरे को बताओ, जो x माइनस जीरो है वो तो x हो जाएगा, यस और सर। इधर आ जाएगा u, और dt को आप क्या लिखोगे, ऐसा t माइनस जीरो यस सर। प्लस ये हो गया a। अब देखो फार्मूला एक मैंने लिखवाया था, अगर t के पावर n होता है ना, तो उसका इंटीग्रेशन होता है t के पावर n+1 डिवाइड बाय द। n+1। ठीक है, तो जिनको नहीं आता ये फार्मूला होता है भाई, ये सिखाया जाएगा, अभी मैं अलग से बताऊंगा तो आप समझ लेना। अगर t के पावर 1 है बेटा तो आपको क्या मिलेगा, t के टी पावर स्क्वायर बाय 2। डिवाइड बाई टू। नाउ हियर यू विल गेट t स्क्वायर बाई टू। नाउ द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन विल बी इक्वल टू द ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन। ठीक है, तो डेरिवेशन बड़ी इसकी विक्रांत सर, हाँ जी। सर जैसे अभी हमने ये u बाहर निकाल दिया कि u कांस्टेंट था, है ना हाँ सर? और जब हमने पिछले जब पढ़ रहे थे फर्स्ट इक्वेशन, उसमें हमने a बाहर निकाल दिया था हाँ। क्योंकि a भी कांस्टेंट था। हम्म। तो जब भी कांस्टेंट, मतलब आप बोल रहे हो कि जब भी कांस्टेंट आता है हम उसको इंटीग्रेट कर नहीं सकते, तो इसलिए बाहर रखते हैं। उसको बाहर निकाल देते हैं। ओके सर। ठीक है, उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये होता है बेटा आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, टाइम हो गया कि रह गया, टाइम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो इसको आप एक बार आप नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर तक नोट कर लिया था ना। हाँ जी सर। हम्म। तो आज मैं सिर्फ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन तक ही कराऊंगा, कल की जो क्लास होगी उसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एवरी इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे वो वेरी करेगा, वेक्टर के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, साइन कन्वेंशन हमने बता दिया, ये चीज़ें पूरी हो जाती हैं फिर मैं न्यूमेरिकल पे आऊँगा और उसको वेक्टर के फॉर्म में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, और इफ इंटीग्रेशन के फॉर्म में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। जो मेथड कैलकुलस मेथड मैंने कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए यूज़ किया है, वही कैलकुलस मेथड मैं वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए भी यूज़ करूंगा। तो थोड़ा सा ये जो पूरा वीक है ना, इस ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल की घड़ी है, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का असली रूप आपको देखने को मिलेगा। तो अभी दो तीन चार बच्चे हैं, वो उनको मैं टाइम स्लॉट बताता हूँ किस टाइम पे मैं फ्री हूँ, उनको ये करा देता हूँ, क्योंकि सिर्फ इस टाइम के लिए ही मैंने इसको काफ़ी डेप्थ में और बहुत धीरे धीरे, बहुत कितनी बार मैंने कराया था क्लास में, है ना, सिर्फ इसी चीज़ के लिए, ताकि आप क्लास में जब मैं ये कराऊँ ना फिर तुम ऐसा डाउटफुल ना रहो। और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए कोई बात नहीं, मैंने बोला भी था कि जब मैं पढ़ाऊंगा तो भी मैं कराऊंगा, और ब्रिज कोर्स में भी मैं करा रहा हूँ, डजंट मीन कि जो ब्रिज कोर्स में करा दिया वो मैं आगे नहीं कराऊंगा, वो डेफिनेटली रिपीट होगा, जितनी बार आएगा उतनी बार वो रिपीट होगा। चलिए शुरू करते हैं। आप हेडिंग आप लिखना सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। हाँ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आप मेरे को बताओ कि किन के बीच में रिलेशन आपको चाहिए होता है। सर वेलोसिटी एंड Velocity and डिस्प्लेसमेंट। displacement. ऐसे नहीं, फाइनल वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन चाहिए होता है, राइट। तो अ, आपको क्या की आइडिया है, कैसे आप निकालते हो, व्हाट इज की आइडिया?
डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी के बीच में ऐसा कुछ रिलेशन आपने पढ़ा है? तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट? की आइडिया क्या है, कैसे आप निकालेंगे वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट? तो की आइडिया देखो, आप ऐसे समझो कि आपको डेरिवेशन डिराइव करनी है ना? कहीं से कॉपी पेस्ट करने की कोशिश ना करो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अगर आपको वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में तो रिलेशन थर्ड चाहिए, इक्वेशन ना? हाँ थर्ड इक्वेशन है, तो उसका की आइडिया क्या होगा? तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन चाहिए तो आप इसको कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। मैम ने आपको कैसे कराया था, स्टार्टिंग कैसे कराया था, याद है? रिवाइज करो। सर पहले तो वही हमने एक्सेलरेशन का लिखा था, डी वी इज इक्वल टू डी वेरी टी। गुड, है ना? स्टार्टिंग एक्सेलरेशन से होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन आपको पता है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, यहीं से पता है ना? यस सर। चलिए, अब इसको थोड़ा बढ़ाते हैं, इससे काम तो बनेगा नहीं। तो मैंने देखा कि चलो जो एक्सेलरेशन है वो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल होता है। ये सभी ने पढ़ा है, एक्सेलरेशन इज हाँ जी। ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो आप बताइए, क्या वेलोसिटी सिर्फ टाइम के ऊपर ही डिपेंड करता है या फिर और भी चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर सकता है? जैसे डिस्प्लेसमेंट। मैं आपको बोलूँ कि 5 बजे इतनी वेलोसिटी थी, 6 बजे इतनी वेलोसिटी थी, तो मैं पोजीशन भी तो कह सकता हूँ कि वी आर के पास आपकी वेलोसिटी इतनी थी, नारायणा के पास इतना था, है ना? और CP67 के पास इतना है। तो पोजीशन के साथ भी चीज़ें बदल रही हैं। तो अब इस फार्मूले को ऐसा कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा कि टाइम हट जाए, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ जाए। तो इसके सर लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई डी एस। है ना, तो इसको हम करेंगे कि आप इसको मल्टीप्लाई कर दो डीएस के साथ और डिवाइड भी कर दो आप डीएस के साथ में। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ। अब जब थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करोगे तब ये इस तरीके से लिखा जाएगा। नाउ यू कैन राइट ए विल बी इक्वल टू द, जो ds बाई dt है वो वेलोसिटी हो जाएगी। इवन ds नहीं, इसको हम dr से लिखते हैं, क्योंकि मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखवाया है, राइट? तो आप dr लिखें, एस तो आउटडेटेड है, वो 9th में आपने पढ़ते होगे। तो नाउ db बाई dt इज मल्टीप्लाइड बाई dr बाई dr। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई इंपैक्ट नहीं होगा, बट एक नया आपको डेरिवेशन आपको मिलेगी। नाउ dr बाई dt विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी, एंड dv बाई dr को आप इस फॉर्म में ऐसे आप लिख सकते हो, है कि नहीं? तो अब आपके पास एक्सेलरेशन के कितने फार्मूले हो गए? दो फार्मूले, दोनों फार्मूले याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला फार्मूला हो गया कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है? दूसरा एक्सेलरेशन का फार्मूला हो गया v dv बाई dr। ये दोनों फार्मूले आपको याद रखने हैं, वेरिएबल एक्सेलरेशन में काम आएगा। अभी जो भी इक्वेशन आप मोशन चल रहा है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन की इक्वेशन आप मोशन हम कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया? अब इस इक्वेशन से इजीली आपको समझ, आप लिखते भी रहना, मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ तो आप साथ साथ लिख भी सकते हो। तो अभी आपको वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन चाहिए, तो वेरिएबल को आप सेपरेट करिए, है ना? वेरिएबल सेपरेबल रूल हम लगाते हैं। तो इसी को अब आप ऐसा लिख सकते हो, नाउ वी डी वी विल बी इक्वल टू द ए डी आर, ठीक है? फिर इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन के लिए मैंने बोला था कि आपके पास लिमिट होनी चाहिए, ठीक है? कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है? तो मान लो कोई कार है, उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाता है, अंदर डी आर बचता है। और जो वेलोसिटी है ना, इनिशियल वेलोसिटी कहाँ से शुरू होती है? मतलब कोई कार है, कार ओरिजिन। जब स्टार्टिंग नहीं, ओरिजिन से स्टार्ट होगा तो उसके लिए एक्स को मैं क्या मान लूंगा? 0। अच्छा अच्छा। कार यहाँ पहुंच गया, तो अब जो एक्स हो जाएगी वो उसको मैं क्या मान लूंगा? एक्स, है ना? वी। पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहे हैं, तो अगर मैं आर वहां पे लिख दिया तो मैं ऐसे बोलूंगा कि इनिशियली पोजीशन इज 0 एंड फाइनल पोजीशन इज एक्स, है ना? इनिशियल से फाइनल तक हमने इसको ऐसे चेंज कराया, राइट? एंड इनिशियल जो वेलोसिटी होती है कार की वो कितनी होती है भाई? यू, दैट इज यू। यू कांस्टेंट। एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार इज वी। वी। नाउ यू पुट द लिमिट, राइट? तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी यू एंड फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वी। इनिशियल पोजीशन हो जाएगी 0 एंड फाइनल पोजीशन हो जाएगी एक्स, ठीक है? अब देखना, एक इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है, अगर मान लो कोई भी टर्म इंटीग्रेशन के फॉर्म में एक्स की पावर एन एंड डी एक्स के फॉर्म में होता है, ठीक है? जो बच्चे इंटीग्रेशन नहीं पढ़े, ये फार्मूला आप याद रखना। एक्स की पावर एन डी एक्स का जो भी फार्मूला होता है, दिस विल बी इक्वल टू द एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई द एन प्लस वन, है ना? तो अगर यहाँ पे वी डी वी है, तो इसको फार्मूले के हिसाब से जब इसका ब्रेकडाउन आप करेंगे तो v को क्या लिखोगे? v की पावर 1+1 एंड डिवाइड बाय द 1+1, और ब्रैकेट आपको बंद कर देना है। फिर आपको लिमिट लगानी है, आपको u से v तक जाना है, एंड दिस विल बी इक्वल टू a कांस्टेंट हो गया। अब जो dr होता है ना, सिंपली dr होता है, उसको आप ऐसे आप लिख सकते हो x माइनस 0, ठीक है? जब जब आप लिमिट यहाँ पे आपने रख दिया,
तो लिमिट को दो तरीके से पुट किया जाता है इक्वेशन के अंदर, है ना। कैसे पुट किया जाता है? सबसे पहले आपको उसमें फाइनल लिमिट रखनी होती है। पहले v रखोगे तो v रखोगे कितना हो जाएगा, v² बाई 2। फिर माइनस लगाना होता है, फिर लोअर लिमिट इसमें रखनी होती है, तो आपको मिलेगा u² बाई 2 एंड दिस विल बी इक्वल टू a इंटू एक्स। नाउ फाइनली यू कैन राइट v² इज इक्वल्स टू u² एंड प्लस 2ax। ये आपका हो गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये तीन आपके पास बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन है। पहले आप इनका डेरिवेशन आप पूरे नोट्स में अच्छे से लिख लें, फिर मैं सबको ऑर्गेनाइज करके और अच्छे वे में आपको समझाता हूँ। ठीक है, इसको आप नोट करिए एक बार कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, हेडिंग आप लिखना इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन कौन से रिजल्ट होते हैं? सबसे पहला रिजल्ट जिस पे आप स्टार बना देना, उसमें लिखना कैलकुलेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन आपने डिराइव किया उनके बेसिस पे हम देखेंगे एवरेज वेलोसिटी आप कैसे निकालते हो। अब आप मुझे बताएं क्या होता है फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का? फिर चेंज इन पोजीशन अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। है ना, सर चेंज चेंज इन इन पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट अपॉन डेल्टा आर टाइम इंटरवल। डिवाइड बाय द डेल्टा टी, यही फॉर्म होता है। अब थोड़ी देर के लिए वेक्टर को मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये तो अंडरस्टूड है, वेलोसिटी की बात हो रही है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, हमको लिखने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। अब आप मुझे बताइए डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टाइम क्या होता है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बताइए क्या होता है, व्हाट इज डेल्टा एस? पढ़ा है ना आपने, ये एक्स, एक्स इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एक्स को ही तो मैंने डिस्प्लेसमेंट बोला है, तो क्या एक्स की जगह आप ये डेटा आप रख सकते हो कि नहीं? ठीक है, यस सर। एक्स की जगह आप रखना यू टी एंड प्लस हाफ ए टी स्क्वायर डिवाइड बाई व्हाट इज डेल्टा टी? डेल्टा टी मीन्स टाइम, डेल्टा टी मीन्स टाइम। ठीक है, इसी को और मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ। नाउ यू विल गेट द एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, आप इसको एक काम करो डिवाइड कर दो टी से, तो u प्लस कितना आ जाएगा, हाफ ए टी आ जाएगी। ये पता चल गया। अब देखो एक चीज़ और आपने पढ़ा हुआ है, मैं आपको जस्ट रिकॉल करता हूँ कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ा है, तो यहाँ से ए टी की वैल्यू आप निकाल लो। ए टी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, v माइनस यू, राइट। तो हाफ ए टी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा v माइनस यू बाई 2। तो अगर हाफ ए टी की वैल्यू मैं इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो तुम्हें क्या पता चलेगा कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है दिस विल बी इक्वल टू यू प्लस, और जहाँ पे हाफ ए टी है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, v माइनस यू डिवाइड बाई 2, इस तरीके से। ठीक है, तो जब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, नाउ यू विल गेट द एवरेज वेलोसिटी एंड दैट एवरेज वेलोसिटी इज u प्लस v बाई 2। यही तुम लोगों के दिमाग में कब से चल रहा था कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है, सर क्या इसको मैं ऐसे जोड़ करके हाफ कर सकता हूँ? क्या कर सकते हो, बट ये तभी फीजिबल है जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, है ना। अभी हम लोग वो इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं जिनका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं? ठीक है, तो कैलकुलेशन एवरेज वेलोसिटी इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना मतलब कंसीडर कर लेना कि उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट देन वी कैन से दैट एवरेज वेलोसिटी इज आल्सो इक्वल टू u प्लस v बाई 2, एंड एवरेज वेलोसिटी का जो जनरल फार्मूला है दैट इज डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, वो तो रहेगा ही रहेगा, है ना। ये हो गया। तो अब इनके ऊपर क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनता है, बोलेगा कि एक कार है जिसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लगा है, कांस्टेंट फोर्स लगा है मीन्स उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इनिशियल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी इज द 10 मीटर पर सेकेंड, देन व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? तो जस्ट दोनों का ऐड करके हाफ कर दो, आपको डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम देखने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। बट इफ एक्सेलरेशन इज वेरिएबल तो अब तुमको डिस्प्लेसमेंट में फाइनल इनिशियल की वैल्यू निकालना है, टाइम का चेंज निकालना है, जैसे मैंने सॉल्व करवाया था वैसे आपको प्रोसेस करना है। समझ में आ गई बात? तो ये फर्स्ट, सर नोट डाउन करने दो सर। हाँ इसको नोट डाउन कर दो, इसको याद रखना। और ये मोशन अंडर ग्रेविटी में भी यूज हो जाएगा क्योंकि उसका भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, समझ रहे हो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक यहाँ पे टावर है और एक बॉल को हमने 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ड्रॉप किया, जमीन पे आया तो इसकी स्पीड हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, देन व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? अब आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये वाला फार्मूला आप यूज कर सकते हो क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द कांस्टेंट वैल्यू, राइट। हो जाएगा तो मुझे बताना, है ना। मैंने तुम्हारे ग्रुप में कुछ आईआईटी का पीडीएफ वो भेजा था क्या, मैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक ऐसा कुछ, ग्रुप में नहीं ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू।
नहीं भेजा था? नो सर। अभी मैं एक आपको पीडीएफ भेजता हूँ, मतलब बस इसमें आपको देखो आईआईटी का किस रैंक पे कितना नंबर आना चाहिए, मैं अभी भेज दिया हूँ व्हाट्सएप पे, आप चेक कर सकते हो। तो आपको आइडिया लगेगा कि भाई बहुत कम नंबर पे बड़ी अच्छी अच्छी रैंक आती है। देखो 27% पे 18,000 रैंक आईआईटी में आई हुई है। ठीक है, जो लिख रहे हैं वो लिखते रहें, बाकी बच्चे सुनते रहें। मतलब जस्ट अगर आप 27% आप निकालते हो किसका, 360 का, कितना होता है 27% आउट ऑफ 360? 97, राइट। मीन्स आपको 97 मार्क्स चाहिए होता है आउट ऑफ 360 में आईआईटी में सेलेक्ट होने के लिए। और ये एक पेपर में नहीं, दो पेपर में, 180 एंड 180। तो सोचो एक पेपर में आपको कितना स्कोर करना है, जस्ट 50 मार्क्स, 48 49 जैसे। अप्रॉक्सीमेटली 50। इसमें तीन सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। 1 to 1 बताइए कितना आएगा, 1/3 कर दो इन सभी का। तो केमिस्ट्री में मान लो 20, फिजिक्स मान लो 15 एंड मैथ्स मान लो 15। ये टफ होते हैं। और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो 15 नंबर स्कोर करने के लिए कितना क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको, 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 18। तो 18 में से 4 ही क्वेश्चन आपको करना है भाई। अब मैं आपको बताता हूँ, जिसकी 18,000 रैंक आई उसके मैथ्स में आए 38, ठीक है, फिजिक्स में आए 23 एंड केमिस्ट्री में आया 37। फिजिक्स ये दो पेपर का मिला के है। मान लो एक में 10 पाया होगा, एक में 12 नंबर पाया होगा, है ना, 13 नंबर। मतलब एक में 2 या 3 क्वेश्चन किया होगा, उसमें भी 3 या 4 क्वेश्चन किया होगा। ऐसा बच्चा भी सेलेक्ट हो रहा है आईआईटी में, समझ रहे हो। मतलब अगर आप ईमानदारी से पढ़ोगे ना तो सिलेक्शन कहीं नहीं गया। आप सिर्फ 11th 11th ही पढ़ के जाओ ना, 12th पूरा मत पढ़ के जाओ, बट 11th को अच्छे से करके जाओ तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट जो बच्चे सोचते हैं कि नहीं वो तो सब कुछ कर देंगे, सारा कर देंगे, वो फंस जाते हैं। आप पढ़ते रहो, मे बी चैप्टर 1 आपको टफ लगे, चैप्टर 2 आपको इजी लगे, जो रडार में आ गया वो कर दो। ठीक है। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। 40%, देखो 27% पे जो आपकी रैंक आई वो 18,000 आई। अब मैं 10% और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। आ, मतलब 38% की बात करता हूँ। 38% पे गेस करो कितनी रैंक आई, 5,800। कितनी रैंक जंप की, देख रहे हो, 10% पे। और 360 का जो 360 का 40% कितना हो जाएगा, 144 मार्क्स, है ना, आउट ऑफ 360। मतलब हर एक सब्जेक्ट में अगर 50 50 नंबर भी आप पाते हो, या फिर अगर 50 नंबर एक पेपर में है तो 25 25 नंबर का आप करके आते हो, राइट। मतलब 25 नंबर में इसके हो गया 6 क्वेश्चन। 18 में से 6 क्वेश्चन करते हो तो आपको पुराने आईआईटी मिलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। और कहीं रैंक आपकी गलती से, आपके जो टोटल मार्क्स हैं 50% अगर आपके सही हो जाते हैं, आपकी रैंक विदिन 2000 आने लग जाती है 50% पे ही। और अगर आपके जो मार्क्स हैं वो 57% से कम के आसपास आ गए तो आप 1000 के अंदर आ जाते हो। ठीक है। तो अगर आप आईआईटी एडवांस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी ढंग से आप लगा लो ना, तो आपको आपकी रैंक अंदर 1000 कहीं नहीं गई। बट अभी पीवाईक्यू लगाने कोई फ़ायदा नहीं, वो पूरा कोर्स खत्म होने के बाद लगाना, ठीक है। इनिशियल लेवल पे आप सीखना कोशिश करिए, ठीक है। ये नोट कर लिया। वो जो मैंने पूरा इमेज भेजा है ना, उसको आप एनालाइज करना और अच्छे से देखना। देखो फर्स्ट पार्ट था कैलकुलेशन ऑफ द वेलोसिटी, नेक्स्ट हेडिंग आप लिखना। हाँ हाँ, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड, है ना। सेकेंड पार्ट इसका है, या फिर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड। ये वो ट्रिकी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आई गेस इसको सीबीएसई में आपने कवर किया है। यस सर। कवर किया है, ठीक है, इसका डेरिवेशन भी किया होगा। तो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। क्रिकेट ऑलमोस्ट सभी देखते हैं। तो इसमें हर एक ओवर का मैच होता है। तो मान लो फर्स्ट ओवर हो गया, सेकेंड ओवर हो गया, थर्ड ओवर हो गया, फोर्थ ओवर हो गया। मान लो फर्स्ट ओवर में बैट्समैन ने बनाए 4 रन, सेकेंड ओवर में बना दिया 6 रन, थर्ड ओवर में बना दिया 8 रन एंड फोर्थ ओवर में बना दिया 2 रन। तो बताइए 1 ओवर के बाद टोटल स्कोर कितना होगा, 4।
आफ्टर 2 ओवर टोटल स्कोर कितना होगा? 10, 10। आफ्टर 3 ओवर टोटल स्कोर कितना होगा? 18, 18। एंड आफ्टर 4 ओवर कितना स्कोर हो जाएगा? 20, है ना, ऐसा 20। तो अगर आपसे पूछा जाए, कोई एक आया, है ना, मतलब दोस्त आया, उसने आपसे पूछा कि सर ये बताओ, ये जो थर्ड ओवर है ना, उसमें कितना रन बना, तो आप क्या करोगे कि आप टोटल कंसीडर कर दोगे कि 3 ओवर तक टोटल कितना बना। बताइए, 3 ओवर तक टोटल कितना बन गया था? 18। फिर 2 ओवर तक टोटल कितना बन गया था? 10, दैट इज 10। अब थर्ड ओवर में कितना बना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को माइनस कर देना है। तो बताइए, दोनों को माइनस कर दो, तो 8, थर्ड ओवर में कितना रन बना था? देखिए 8 बना है कि नहीं बना है? है ना। यही सेम चीज़ हम डिस्टेंस के लिए भी यूज़ करते हैं। अगर कभी भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना है, पूछेगा कि नहीं, आप ये मत बताओ कि तीसरे सेकंड तक कितना आप चले, आप बताओ तीसरे सेकंड में आप कितना चले। तो उसका एक सेट ऑफ फार्मूला होता है, उसको हम यूज़ करते हैं। और वो इक्वेशन सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए एप्लीकेबल है, वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए नहीं है। वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए फिर आपको अलग से दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। चलिए, अब मैं आपको आगे समझाता हूँ कि मान लो कोई कार है, कार अपनी जर्नी कर रही है, ठीक है, ऐसा। तो कार के अलग अलग फेजेज हैं, यहाँ से स्टार्ट किया, डेट इज ए, फिर यहाँ पे आगे बी, फिर इधर आगे सी, फिर इधर आगे डी। ए से ए से बी तक वो मान लो एक फर्स्ट सेकेंड में डिस्टेंस कवर किया। किसमें किसमें कवर किया भाई? फर्स्ट सेकेंड। बी से सी तक जो डिस्टेंस कवर करेगा डेट इज सेकेंड सेकेंड। एंड सी से डी तक जो डिस्टेंस कवर करेगा डेट इज थर्ड सेकेंड। तो अगर आपसे पूछा जाए, आप बताओ सिर्फ दूसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया या डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो आपको इतना बताना है सिर्फ। अगर आपसे पूछता है कि तीसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, सिर्फ इतना बताना है। मगर अगर आपसे पूछता है तीसरे सेकंड तक कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आपको पूरा बताना है ना। तो तीसरे सेकंड तक और तीसरे सेकंड में बहुत डिफरेंस है, राइट। तो उसके लिए एक हम ट्रिक यूज करेंगे, ठीक है। क्या ट्रिक है, इसको मैं हटाता हूँ, ये जो समझाने के लिए मैंने बताया। तो आपको क्या काम करना है, उसका एक फॉर्मूला होता है, फार्मूला ध्यान समझिए। अब मैं बताता हूँ जेई ने कैसे इस पे थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा था। पहले आप फार्मूला समझो। फार्मूला ऐसा होगा कि जो भी डिस्टेंस डेट इज आर, यहाँ पे nth कर दिया, nth सेकेंड में जो भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड एंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड, राइट। इस तरीके से nth सेकेंड में आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। जैसे मैंने ओवर वाला बताया था ना, कि आप तीसरे या दूसरे को निकाल के माइनस कर दो। तो अगर हमने बोला कि पाँचवें सेकेंड में कितना निकालना है, अगर आपको पूछा जाए फिफ्थ सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो आपको किस किस सेकेंड का माइनस करना है? 5 सेकेंड तक का निकाल दो डिस्प्लेसमेंट, और 4 सेकेंड तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल करके माइनस कर दो। ठीक है, ये तो जस्ट मैंने बता दिया फार्मूले कैसे आप इसको प्रोसीड करोगे। बट फार्मूला कैसे बनेगा उस पर आप ध्यान देते हैं। आप सभी को पता है कि डिस्प्लेसमेंट का जो भी फार्मूला होता है ना, डिस्प्लेसमेंट को हमने आर लिखा है, डेल्टा आर नहीं लिखा है। तो आप समझ जाना ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ओरिजिन। So if any object is starting from origin, then we can say that displacement is must be equal to the position vector, because the initial value is 0, right? So the displacement, that is r, general formula r is equal to the ut plus half at square. But this formula is applicable only for t second, है ना, only for t is equals to t second, right? So once you put the value of t is equals to t, है ना, if time is equals to n, then the total displacement till the time n will be equal to the un n plus half an square. But at the same time, if n t is equals to n-1, ठीक है, if t is equals to n-1, then total displacement till n-1 will be equal to the un-1 n plus half a n-1 स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब ये दोनों वैल्यू उठा करके आपको यहाँ पे पुट कर देनी है ना। ये दोनों वैल्यू जो आपके पास आई, इन सबको उठा करके यहाँ पे और यहाँ पे पुट कर देनी है, इन दोनों को पिक करके। ठीक है, तो जब दोनों को आप रखोगे तो आपको फाइनल डेटा मिल जाएगा। ठीक है, कितना मिलेगा? ठीक है, तो नाउ डिस्टेंस ट्रेवल इन द nth सेकेंड मस्ट बी इक्वल टू द
अब इन सब डेटा को आप रखिए। तो इन फर्स्ट ब्रैकेट यू विल गेट यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। इन सेकेंड ब्रैकेट यू विल गेट यू एन माइनस वन एन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर। यस और नो? अब इसको आपको सॉल्व करना है, राइट? जब ये पूरा आप सॉल्व करोगे तो जो भी डिस्टेंस मिलेगा nth सेकेंड में उनकी वैल्यू पता चल जाएगी। देन आर nth विल बी इक्वल टू, पूरा ओपन कर दो आप, है ना, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। सेकेंड वाले टर्म को आप ओपन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यू एन माइनस यू है ना? तो माइनस यू एन एंड प्लस यू, यू राइट? माइनस हाफ ए। तो यहाँ फिर उसके आगे आपको मिलेगा प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर एंड प्लस 1/2 ए। तो प्लस कैसे आया सर वहाँ? अच्छा, वो माइनस माइनस आएगा चला जाएगा, यस, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यस फिर सर। आ जाएगा प्लस वन 1/2 टू। ए इंटू टू इंटू एन इंटू वन। इज इट क्लियर? यस सर। अब एक बड़ा अच्छी चीज आपको यहाँ पे समझना है, डायमेंशनल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट। डायमेंशनल एनालिसिस कहता है कि हम सेम डायमेंशन को ऐड कर सकते हैं। तो आप बताओ इसका डायमेंशन क्या होगा? एल। एल सर। यस सर। इसका डायमेंशन आप बताएं। एक है मीटर, दूसरा है सेकंड, है ना? सर तो लेंथ, मीटर ये भी लेंथ ये हो भी जाएगा। एल आ गया, राइट? अगर ए एन स्क्वायर करेंगे तो इसका भी डायमेंशन कितना हो लेंथ, जाएगा? लेंथ हो जाएगी। इसका डायमेंशन निकालेंगे तो भी कितना हो जाएगा? लेंथ। लेंथ। बट मामला यहाँ फंस गया। इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया? एल टी की पावर माइनस वन। अब ये सही है गलत है, आप बताओ, इज इट ट्रू और फॉल्स? क्योंकि तो ये इक्वेशन वाइडली हम यूज करते हैं, बट इसके अंदर हमने देखा है कि ए का डायमेंशन, इसका डायमेंशन अलग अलग है, फिर भी हम इसको ऐड कर रहे हैं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप सोच के बताओ क्या कमी है यहाँ पे, या फिर लिखा भी है तो क्या, इसको एक्सप्लेन करो। डेरिवेशन के टाइम मैम से किसी ने ये पूछा था? ऐसे डाउट पूछा करो भाई तुम लोग। सर बट एनी हाउ सर वो un कैंसिल हो गया सर, u के साथ सिर्फ वो बचेगा सर, हाफ a इंटू टू एन माइनस वन। यू तो बचेगा ही ना, यू तो बचेगा क्या, बट यू कैन नॉट एड इट विथ यू एन, है ना, क्योंकि इसकी डायमेंशनल फार्मूले ही अलग अलग है। ये चलो मान लो कैंसिल आउट हो गया, बट बाकी सबका डायमेंशनल फार्मूला तो वही है ना। सर फिर हाफ एन स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा सर। अब इवन इवन यहाँ पे भी देखो, ये होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनटू ये हो जाएगा सेकेंड। तो यहाँ पे भी सिर्फ मीटर पर सेकेंड, या तो मामला फंस कहाँ रहा है? मैं आपको समझाता हूँ, देखो, इसके अंदर एक हिडन वर्ड है, दैट इज वन। ये वन क्या एक मैथमेटिकल वर्ड है कि 1 सेकेंड है? एन में से 1 सेकेंड को माइनस किया गया था कि नहीं, याद करो। यस सर। तो 1 सेकेंड, अब 1 सेकेंड को यू से मल्टीप्लाई करके मैंने यू लिख दिया, बट वन छुपा हुआ है जो कि तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, और उसका भी डायमेंशन सेकेंड होगा जो कि आप लिख नहीं रहे हो। यस और नो? यस सर। अब जब सॉल्व करोगे तो अब देखो मीटर आ गया कि नहीं, बताओ। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई यू को क्यों ऐड कर रहे हो, तो आपको बोलना चाहिए कि सर आपने जब यू को 1 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो 1 आपने यहाँ लिखा ही नहीं जो कि सेकंड था, राइट? और आपने उसको जस्ट यू लिखा है। तो ये चीज़ें मैथमेटिकली यू है, बट अंदर 1 छुपा हुआ था, ठीक है? इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। समझ में आएगी बात? तो फार्मूला भी करेक्ट है, अप्रोच भी सही है। इसको जब मैं वंस अगेन और सिंप्लीफाई करता हूँ तो आपको क्या मिलेगा? डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड विल बी इक्वल टू, देखो कौन कौन कैंसिल आउट हो सकता है, बताइए कौन कौन कैंसिल आउट हो जाएगा? सर un एंड हाफ यू a वन एन यू वन स्क्वायर। कैंसिल आउट हो गया, हाफ a एन हाफ ए एन स्क्वायर एंड हाफ ए एन कैंसिल आउट हो गया, नहीं फाइनली यू विल गेट यू एंड माइनस 1/2 ए एंड प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 2 a n/2। इसको और अच्छे वे में ऑर्गेनाइज कर दो। तो अब देखो इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा, हाफ a। है हाफ ना? ए। प्लस a/2 कॉमन कर दिया, यस सर। ए बाई टू टू एन कॉमन माइनस वन। किया तो क्या हो गया? टू टू एन ए। माइनस वन। अब ये चीज़ें और अच्छे से आपको समझ में आ जानी चाहिए, है ना? क्लियर? यस सर। राइट। तो अगर आपसे पूछता है कोई कि ये जो डायमेंशन है ये तो मीटर पर सेकेंड का है, ये जो डायमेंशन है वो मीटर का है, तो ये आपने सही लिखा या गलत लिखा? तो आप क्या लिखोगे? सर हमने सही लिखा है, इसमें 1 का मल्टीप्लाई हुआ था जो कि अभी दिख नहीं रहा है, अगर उसको हम लिख देंगे तो हमारा आंसर भी उसके अकॉर्डिंग सही आएगा। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये आप नोट कर लेना, ये है डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। दिख रहा है सभी को? यस सर। इसको फटाफट नोट करिए। फिर इसकी एक और केस बताता हूँ। ये फार्मूला तब लगेगा जब एक एक का डिफरेंस हो, लेकिन अगर 0.5 का डिफरेंस हो जाए तो आप फंस जाओगे।
सर ऊपर से दिखाना थोड़ा और, मुझे एक चीज चेक करनी थी, 1 सेकंड बस। देख लो भाई, ये पहले इतना देख लो। सर ऊपर 1 सेकंड। अब मेरे को एक क्वेश्चन बताओ, जैसे अगर आपसे कोई कहता है कि भाई हर एक ओवर का मैच होता है, एक एक ओवर का मैच हुआ और 10 ओवर के मैच हुए, तो अगर आपसे पूछूं कि 8वें ओवर में कितना रन बना, तो क्या ये फार्मूला लगा सकते हो कि नहीं, ये सर? तो यस सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि 9वें ओवर में कितना बना, तो लगा सकते हो? यस सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि 8.5वें ओवर में कितना लगा, 8.5 ओवर लगा, तब लगा सकते हो क्या? नो सर सर। यहाँ तो सर एन का वैल्यू इंटीजर होना पड़ेगा ना। इंटीजर, बट मैंने बोला कि इसे 8वां ओवर है ना, तो 8वां का जो फर्स्ट हाफ है उसमें कितना बना, ठीक है? ऐसे आप जर्नी कर रहे हो। सर वो आपने उसके बाद क्या लिखा हुआ है, थर्ड के बाद क्या थर्ड के बाद? साइड में जो आपने लिखा हुआ है थर्ड? टोटल नहीं नहीं, उसके ऊपर वाला। ओवर, अच्छा। थर्ड ओवर में टर्न है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कार है ऐसे जा रही है और अलग अलग लोकेशन पे है ना, तो 1 सेकेंड में इतना गया, 2 सेकेंड में इतना गया, 3 सेकेंड में इतना गया, 3.5 सेकेंड में इतना गया और 4 सेकेंड में इतना गया, ये तो 3.5 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो आप कैसे निकालोगे? समझ रहे हो? तो जो बच्चा रट के गया nth सेकेंड का ये फॉर्मूला होता है करके आ गया, वो तो कर देगा, लेकिन जो बच्चा समझ के गया ये वाला क्वेश्चन, हाफ वाला क्वेश्चन, वही कर पाएगा। तो आपको उसके लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है भाई? आपको ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है? ये यूनिवर्सल फार्मूला है, किसी भी की अप्लाई होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए 8.5वें सेकेंड में कितना होगा, तो आप क्या करोगे? पहले 8.5 तक निकाल देना, फिर आप कहाँ तक निकालना, 8 तक निकाल देना, फिर माइनस कर देना, तो आपको 8.5वें सेकेंड का डेटा मिल जाएगा कि नहीं? यस और नो? ठीक है। अगर आपको 8.5 के सेकेंड हाफ का निकालना है, फिर आप क्या करो, 9 सेकेंड तक निकाल देना, और फिर ये कर देना 8.5 सेकेंड तक का निकाल देना। तो ये जो 8 का फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ है ना, तो उसमें भी तुम डील कर सकते हो। समझ रहे हो? तो ये जो फार्मूला मैंने लिखा है इसको छोड़ मत देना भाई, यही सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यहीं से सारी चीज़ें डिराइव हो रही हैं। जो फार्मूला अभी आपने याद किया है, ये फार्मूला तभी यूजफुल है जब एक एक सेकेंड के बारे में डील किया जाए, इंटीजर्स के बारे में डील किया जाए। भाई एआई कैंपेन क्यों करना चाहते हो तुम लोग? इसको लिख लिया, यहाँ तक हो गया, नेक्स्ट पेज दिखाओ। सर वो डेल्टा आर इज इक्वल टू आर, सर वो समझ नहीं, एक्सप्लेन बताना फिर से। अरे बेटा, जब ओरिजिन से स्टार्ट होता है तो फाइनल इनिशियल का जो डिफरेंस होता है वो फाइनल के ही बराबर होगा ना। अच्छा अच्छा, हाँ जी। राइट, तो बार बार डेल्टा आर लिखना मुश्किल है, क्योंकि अब ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, तो सब में डेल्टा डेल्टा लगा दूँ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने बोला हम्म। कि मान लो कार की जो जर्नी है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, और 99% क्वेश्चन में कार हमेशा ओरिजिन से ही शुरू होता है। ओके सर। डेल्टा के फॉर्म में लिखवा दो जब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में वो यूज हो रहा हो। यूज ही नहीं हो रहा है तो डेल्टा याद रख के क्या करना? हाँ जी हाँ जी। आपने क्लास 10th में पढ़ा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो W/Q के इक्वल होता है, राइट? हाँ हाँ जी। बोलते पोटेंशियल डिफरेंस हो तो डेल्टा फिर लिखते क्यों नहीं फिर? क्योंकि हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस में डेल्टा लगाना बार बार इतना कौन लगाएगा? तो हम हाँ ऐसे जी। सोच लेते हैं कि बैटरी का एक पोटेंशियल 0 है, दूसरा 20 है, तो डिफरेंस कितने का होएगा, 20 का होएगा। तो इसको हमेशा 0 ही माना जाता है। बट अभी 12th में आओगे तो बताऊंगा कि कई बार दोनों के टर्मिनल की वैल्यू भी अलग अलग हो सकती है, तो डेल्टा भी लिखना चाहिए। तो है ना, जिसका यूज नहीं होता उसको फिर हम हटा ही देते हैं। ओके सर। हम्म। एंड सर जैसे अभी आपने 8.5 का एग्जांपल दिया था, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से हम आर 8.5 माइनस आर 7.5 करेंगे। नहीं, अगर आपसे पूछता है कि नहीं 8.5 सेकेंड में कितना आंसर आएगा, हाँ जी। फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी 8.5, उसके जस्ट पीछे वाली वैल्यू कौन सी है 8, फिर दोनों का आप माइनस करोगे, है ना? ओके ठीक है सर। ये क्वेश्चन ऐसा 2.5 का पूछा था, मतलब एक क्वेश्चन दे दिया था, पूछा था कि 2.5 सेकेंड में, मतलब वो जो वाला हिस्सा था उसमें कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो अब इसका यूज सबसे ज्यादा ना मोशन अंडर ग्रेविटी में होता है। जैसे बॉल को तुमने छोड़ा तो ऐसे ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? तो पहले सेकंड में इतना हाँ आया, जी। दूसरे में और आएगा, तीसरे में और आएगा, तो हर एक सेकंड में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो पूछेगा इनका क्या क्या रेशियो है। फिर क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि जब एक नल है उसमें से वाटर की ड्रॉप नीचे गिर रही है, एक ड्रॉप, दो, तीन, चार, जब तीसरा ड्रॉप जमीन को टच करता है तब पांचवा ड्रॉप गिरता है, तो बताइए तीसरे ड्रॉप की क्या लोकेशन है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी तो जस्ट मैं फार्मूला बता रहा हूँ, इसका एप्लीकेशन मोशन अंडर ग्रेविटी में काफी यूजफुल होगा, तो वहाँ पे आप ध्यान देना। ठीक है ठीक है इसको। सर, इसकी आप रिकॉर्डिंग वैसे डालोगे ना यूट्यूब पे? हाँ हाँ डालूंगा, वो कल वाला थोड़ा कम रह गया था, आज कल का मिला के मैं डालूंगा। ठीक है सर।
सर अगर ऐसे आ गया 4.37 सेकेंड्स में निकालना हो तो? कितना? फोर सर पॉइंट 37। अच्छा, देखो जब बेटा हिस्सेदारी होती है ना, तो या तो एक एक का हिस्सा होता है, तो मैंने भी उसमें आधा कर दिया, और तुमने उसको बहुत ज़्यादा टफ बना दे रहे हो। तो इस तरीके से पूछ नहीं सकता ना, मतलब ये फिजिबल क्वेश्चन इतना बनता नहीं। समझ रहे हो? ओके सर। है ना? अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले सेकंड में कितना गया, तो मैंने बोला पहले के हाफ सेकंड में कितना गया। जैसे मान लो एक ओवर में 6 बॉल होती है, तो मैं आपसे ऐसे पूछ सकता हूँ ना कि पहले दूसरे ओवर में कितना रन बना, तो आप बता दोगे। तो मैं ऐसे पूछूंगा कि दूसरे के जो हाफ ओवर है उसमें बताइए। अगर मैं दूसरे का 0.37 बोलूंगा, तो ये तो फिजिबल ही नहीं है ना डेटा, क्योंकि 6 ही बॉल होती है, उसको भी तुम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिए, तो कैसे पता चलेगा? एक ओवर को तो 6 ही हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। राइट, तो क्वेश्चन बनेगा या तो 1 का बनेगा, ओवर करेगा तो 2 का बन गया, बहुत ओवर करेगा तो 1/4 कर देना। जैसे पूछेगा कि 8 सेकेंड की 1/4 में कितना बना, तो आप इसको ऐसे लिखोगे 8.25 और -8 कर दिया, है कि नहीं? यस सर। तो इससे ज़्यादा है ना वैरायटी बन नहीं सकती। ओके सर। ठीक है, ये नोट कर लिया बेटा? यस सर। ओके, चलो अब नेक्स्ट पार्ट देखना। सर 2 मिनट सर। हाँ, आप लिख लो सर। क्लास 5 मिनट में और एक्स्ट्रा और एक्सटेंड कर दूंगा, ठीक है? क्लास तो नहीं है इंग्लिश की आज? नो सर। ठीक है, मैं 5-10 मिनट एक्स्ट्रा कर देंगे, ठीक है? कि जितना आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है, क्या उसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो क्या? व्हाट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द ऑल इक्वेशन ऑफ मोशन? ठीक है, तो तीसरा पार्ट है, थर्ड पार्ट, वेक्टर फॉर्म ऑफ ऑल इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो इधर मैं इक्वेशन लिखूंगा और इधर आप लिखोगे वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो देखो पहला इक्वेशन आपने क्या पढ़ा है? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, समझना। v को v वेक्टर लिख दिया, u को u वेक्टर लिख दिया। अब बताओ ए वेक्टर होता है कि स्केलर होता है? वेक्टर होता है। और t एज ए कांस्टेंट को आगे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो कांस्टेंट होता है ना हमेशा वेक्टर के पहले मल्टीप्लाई करना होता है। समझ रहे हो ना भाई? तो पहला इक्वेशन लिखने में किसी को दिक्कत तो नहीं आया होगा? सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन होता है r इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आर को डेल्टा आर लिखते हैं, बट डेल्टा आर की जगह जस्ट मैंने आर लिखा है। मैम ने आपको आर माइनस आर नॉट लिखवाया होगा, बट इफ आर नॉट इज एट ओरिजिन, तो उसको सिंपली हम आर ही लिखेंगे, राइट? तो इसको वेक्टर फॉर्म में आप कैसे लिखोगे? नाउ यू विल गेट आर वेक्टर या फिर डेल्टा आर वेक्टर, आप जैसा भी उचित समझो। तो डेल्टा आर मीन्स डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू द यू वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई टी एंड प्लस 1/2 ए वेक्टर एंड टी स्क्वायर। तो कई बार इक्वेशन में वेक्टर के फॉर्म में दिया रहता है, इनिशियल वेक्टर इज समथिंग, फाइनल वेलोसिटी को वेक्टर के फॉर्म में निकालिए, तो आपको वेक्टर के फॉर्म में ही डेटा रखना होता है। ठीक है, ये आपको तब काम आएगा जब आप मोशन इन 2 डायमेंशन आप पढ़ रहे होगे। सर हाँ जी। सर यहाँ यहाँ टी हमें लाइक आगे नहीं मल्टीप्लाई करना। अब कुछ भी मतलब कांस्टेंट कैसे भी कर दो, बस आप ये समझ आना ये ब्रैकेट है ना, ऐसा हाँ ब्रैकेट कर दो, है ओके ना? सर। ऐसे ब्रैकेट अंडरस्टूड कर देना। ठीक है, नाउ थर्ड वन इज, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा आर। ठीक है, इसको कोई लिख सकता है वेक्टर फॉर्म, कोई बता सकता है? मैंने एक पार्टी वाली बात की थी, ठीक है, दो कर चुका हूँ। तो पहला तो रिजेक्ट हो गया, दूसरा सेलेक्ट हो गया था, तीसरा कोई मुझे इसका वेक्टर फॉर्म लिख के बता सकता है? सर वी स्क्वायर वेक्टर। भाई कभी भी स्क्वायर का वेक्टर आपने जीवन में कहीं देखा है? तो देखा होगा, मुझे बता देना इस तरीके से कहीं वेक्टर लिखा हो। वी स्क्वायर वेक्टर हो ही नहीं सकता। अब बताइए। इसका ओपन ट्रीट है, मतलब कुछ जो खाना चाहते हो वो मिलेगा। अच्छा मैं बताता हूँ, सर देखो। हाँ जी। सर यहाँ वेक्टर लगेगा नहीं सर। अच्छा, मैं बताता हूँ, जैसे मान लो
आपको मैंने बताया था कि मान लो दो सेम वेक्टर हैं, है ना, जैसे मान लो वेक्टर ए और उसका डॉट प्रोडक्ट कर दिया, तो क्या होगा वेक्टर सर ए मैं का। बताऊं। हाँ बताइए। सर वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर इक्वल्स यू वेक्टर डॉट यू वेक्टर प्लस टू ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो डॉट क्यों किया बेटा, डॉट से क्या मिलेगा? सर मतलब डॉट करने से मतलब सर वी जैसे मैग्नीट्यूड जो वी वेक्टर का होएगा वो हम्म। मतलब दोनों के डॉट के इस हिसाब से ही होगा, लेकिन मतलब जैसे मतलब स्क्वायर करने से सर वेक्टर हो नहीं सकता उसका। नहीं नहीं, सही से बताओ, ऐसे थोड़ी ट्रीट मिलेगी। देखो, जैसे दो सेम वेक्टर होता है ना, तो उनकी डायरेक्शन सेम होगी। तो अगर मैं लिखता हूँ कि ए डॉट ए मीन्स ए का मैग्नीट्यूड, और दूसरा ए वेक्टर है तो उसका भी मैग्नीट्यूड, एंड मल्टीप्लाइड बाय द कॉस, और दोनों के बीच का एंगल जीरो सेम है तो क्या हो जाएगा, कॉस जीरो। नाउ यू कैन राइट ए डॉट ए। तो देखो ए का मैग्नीट्यूड हो गया ए, और इसका मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर, और कॉस जीरो क्या हो गया, वन। तो कहीं पे भी स्क्वायर आपको दिखता है तो इसका मतलब वो ए डॉट ए है, इसका मतलब क्या हुआ, ए डॉट ए। जैसे अगर मैंने बोला वी डॉट वी, वी डॉट में इसमें क्या हुआ, वी का मैग्नीट्यूड बी मल्टीप्लाई, स्क्वायर। v का magnitude and multiplied by the cos 0. Now you will get the v square. And dot product is a scalar quantity. v square is also a scalar quantity, है कि नहीं? दो वेक्टर का डॉट करो तो एक स्केलर मिल जाए, v स्क्वायर मतलब वो तो मैथमेटिकली यहाँ पे वो तो स्केलर है ना, डायरेक्शन तो आप लिख ही नहीं पाएंगे। तो जहाँ पे v स्क्वायर होता है ना बेटा, वहाँ पे v डॉट v, जहाँ पे u स्क्वायर है तो वहाँ पे u डॉट u, जहाँ पे f स्क्वायर है तो वहाँ पे f डॉट f आप लिख सकते हैं। और रही बात a डॉट r का, तो उसको हम a डॉट r लिखेंगे। अब देखिए, ये जो नीचे वाला पोर्शन है वो इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है, अभी मैं समझाता हूँ। मान लो कोई कार है ना, तुमने एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन तो पढ़ा होगा। मान लो कोई कार है, कार का जो डिस्प्लेसमेंट है और कार का जो एक्सेलरेशन है वो सेम डायरेक्शन में है। तो बताइए, इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा, अब बताओ पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, बताओ। इन दिस केस ए डॉट डेल्टा आर विल बी इक्वल टू ए इंटू डेल्टा आर इंटू कॉस जीरो। अब आपकी वैल्यू ए डेल्टा आर हो जाएगी कि नहीं? तो नाउ यू फार्मूला में क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए डेल्टा आर हो जाएगा। बट सेम कार है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की ओर, बट रिटार्डेशन हो रहा है, तो एक्सेलरेशन आगे की ओर आएगा कि पीछे की ओर आएगा, पीछे की ओर। नाउ इन दिस केस ए डॉट डेल्टा आर विल बी इक्वल टू द ए इंटू डेल्टा आर इंटू कॉस जीरो या कॉस 180, बताइए। 180 डिग्री। कॉस 180। 180। तो अब फार्मूले में बताओ, अपने आप माइनस ए डेल्टा आर हो जाएगा कि आपको लिखना पड़ेगा, अपने आप आ जाएगा। वेक्टर फार्मूला इससे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो चाहे एक्सेलरेशन हो चाहे रिटार्डेशन हो, ए अपने आप वहाँ पे माइनस हो जाएगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए यहाँ पे भी डॉट प्रोडक्ट लगता है, राइट। तो जब सेम डायरेक्शन में आएगा तो ऑटोमेटिकली वो कैसा बन जाएगा बेटा, प्लस बन जाएगा, ऑटोमेटिकली कैसा बन जाएगा, प्लस। और जब वो अपोज करेगा तो ए डॉट डेल्टा आर निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, माइनस ए डेल्टा आर हो जाएगा। ठीक है। ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अगर आपको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे नहीं, आप nth वाला लिख के बताओ सर। एक और फार्मूला बताया था, है ना, मैं सिखा देता हूँ। फोर्थ, वी एवरेज। तो वी एवरेज का क्या फार्मूला निकल के आया था, वी प्लस यू बाई टू, यस और नो। ठीक है। तो जितने भी इक्वेशन आप मोशन है ना, सबको आप वेक्टर के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। इसको आप लिखिए, फिर मैं एक और मतलब कुछ और रिजल्ट आपको कराता हूँ जो इक्वेशन आप मोशन से ही निकल के आया, बट अलग अलग जगह उसको हम यूज़ करते हैं। कल से इन पे न्यूमेरिकल करूंगा क्योंकि ऑलमोस्ट सारे इक्वेशन एंड वेक्टर फॉर्म मैंने आपको सिखा दिया। ओके सर। हो गया, सबने लिख दिया? चलिए ठीक है, अब आप सर मैं नेक्स्ट। तो एक और बार फिर सुनूंगा सर क्लास अभी। अच्छा सो देना भाई, ठीक है। चलिए हाँ, अब मैं लास्ट वाला पॉइंट और समझा देता हूँ। ये तीन हो गए थे ना, फोर्थ आप लिखना। फिर पांचवा हो गया। ये फिफ्थ है ना, इसमें लिखा अदर इक्वेशन ऑफ मोशन। और कौन से इक्वेशन ऑफ मोशंस होते हैं, जैसे आपने एक फार्मूला पढ़ा कि डेल्टा आर इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। सो इन दिस फार्मूला यू कैन पुट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से एक रिजल्ट आएगा जहाँ से u की वैल्यू आप रख सकते हो, कितना रख सकते हो, v माइनस ए टी। तो नाउ यू विल गेट अ डिफरेंट इक्वेशन
like delta r is equals to v minus at multiplied by t and plus हाफ at स्क्वायर, राइट। अब इसको थोड़ा मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ। तो नाउ डेल्टा आर विल बी इक्वल टू द वी टी and minus at square and plus half at square, right? Now finally you will get a different equation, that is vt minus half at square. This is also important, very important formula. So when initial speed and time is given, you can use the general formula of equation of motion. But if final velocity and time is given, then you can use this formula, right? जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मान लो आपके पास एक बॉल है, बॉल को आपने जमीन से ऊपर की ओर थ्रो किया। लेट अस सपोज समथिंग स्पीड यू, टॉप पॉइंट पे पहुंच गया, वहां पे आके रुक गया तो जीरो हो गया। अब बताओ कौन सा फार्मूला आप लगाओगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या फिर यू टी वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, बताएं। VT minus half at square. क्योंकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो गई ना, फाइनल क्या है जीरो, यहाँ पे रख दिया जीरो, राइट। टाइम जितना होगा रख देंगे, ए की जगह रख देंगे जी, और जी प्लस होता है कि माइनस होता है, जी माइनस होता है तो ये प्लस हो जाएगा, तो हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर गया, राइट। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक आदमी है वो टावर के ऊपर है और वहां पे खड़े होके बॉल को ड्रॉप किया, तो बॉल को ड्रॉप करेगा तो यू कितना हो जाएगा, जीरो। जमीन पे आएगा तो बॉल के पास एक सर्टेन स्पीड हो जाएगी जो कि मुझे नहीं पता है। अब बताओ आप कौन सा यूज करोगे, UT plus फर्स्ट वाला, क्योंकि इफ यू इज गिवन, यू इज जीरो, जो गिवन है उससे कोई लेना देना नहीं। जो आपको लग रहा है कि नहीं ये बेस्ट है हमारे लिए, इसमें हमको कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो आप यूज कर सकते हो, समझ रहे हो ना। तो ये जो सेकंड इक्वेशन है उसका मॉडिफाइड दूसरा वर्जन है, दैट इज वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, तो आप इनका भी यूज कर सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला बन जाता है आपके लिए। ठीक है, समझ में आ गया, Yes. इसको आप नोट कर दें। तो प्रोबेबली जितने टाइप के इक्वेशन आप मोशन हो सकते हैं, है ना, वो मैंने बता दिए। इसका एक बार वीडियो में प्रिपेयर करके शाम तक 10-8 बजे 7-8 बजे तक मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा, तो एक बार आपस से सुन लेना, तो जो कॉन्सेप्ट रह गए हैं वो रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। अब कल हम लोग क्वेश्चन करेंगे जिसमें कार होगी और सिर्फ एक ही डायमेंशन में मोशन करेगा, राइट। उसके सारे लेक्चर्स यहाँ पे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ज़्यादातर हम क्वेश्चन उसी के डिस्कस करेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पे अगर आपको 1D के फार्मूले लगाने आ जाएंगे तो आप बड़े इजीली मोशन अंडर ग्रेविटी को आप समझ पाओगे, है ना, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन तो सेम ही होते हैं,